मोदी एंड शाह डोंट नीड मुस्लिम्स एनीमोर। शेखर गुप्ता साहब का ये कॉलम छपा है द प्रिंट पर। हम आज एक ऐसी दुकान का पोस्टमार्टम करेंगे जिसका नाम है द प्रिंट, और इस दुकान के मालिक हैं शेखर गुप्ता, जो आजकल बंगाल में भाजपा की जीत से नया रोना रो रहे हैं। और उनका रोना क्या है कि भाई मोदी और शाह को अब लोकतंत्र में मुसलमानों की ज़रूरत ही नहीं है। ये शेखर गुप्ता की फाइंडिंग है। उनका कहना है कि मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। ये शेखर गुप्ता का दावा है अपने आर्टिकल में, लेकिन सच ये है कि शेखर गुप्ता को लोकतंत्र की चिंता ही नहीं है। उनको उस इंजीनियर्ड वोट बैंक की चिंता है जो अब धराशायी हो चुका है। आप जैसे लोकतंत्र की मौत कह रहे हैं, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, वो दरअसल उस हाईजैक डेमोक्रेसी की आज़ादी है जिसे आपके पसंदीदा दलों ने कई दशकों तक बंधक बना करके रखा था। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं और जानते हैं कि लोकतंत्र का असली मतलब और इंजीनियरिंग का खेल क्या होता है लोकतंत्र का। जब दुनिया के प्रोग्रेसिव देशों में लोकतंत्र का विचार आया था तो उनके पीछे का विचार क्या था? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कोई भी चुनाव लड़ सकता था, जनता उसमें उम्मीदवार का विजन सुनती थी, उसका नजरिया सुनती थी, जानना चाहती थी। लेकिन फिर आए लोकतंत्र के सो कॉल्ड इंजीनियर्स। इन्होंने शुरू की सोशल इंजीनियरिंग। इन्होंने जनता को इंसानों के बजाय नंबर्स में देखना शुरू किया। यहीं से पैदा हुआ एन मासिव वोट बैंक का जहरीला कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपने उम्मीदवार की योग्यता देखना बंद कर दिया, आपने उसका विजन सुनना बंद कर दिया, आपने सिर्फ विचारधारा, आइडियोलॉजी और मजहब के नाम पर थोक में वोट डालने शुरू कर दिए। एन मासे का कंसेप्ट जब आया तो लोगों ने अपने कैंडिडेट की बात या उसका विजन ना सुन करके उसकी आइडियोलॉजी देख करके एन मासे वोटिंग करनी शुरू कर दी, एक तरफा वोट। तो डेमोक्रेसी की हत्या तो वहीं पर हो गई थी जहां विजन से बड़ी विचारधारा हो गई थी। 70s के दशक तक आप देखिए, भारत में मुस्लिम आबादी तब देश में इतनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो बूम आया उनकी पॉपुलेशन में, वो एक सॉलिड वोट बैंक बन गया था। उसके बाद उनके भीतर भी एक विचार पनपने लगा कि वो भी एन मास से वोट कर सकते हैं, और यहाँ से शुरू हुई अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, जिसमें मुस्लिमों को मजा भी आने लगा था। ये डेमोक्रेसी के नाम पर सबसे बड़ा टूल बन गया। ये डेमोक्रेसी को हाईजैक करने का, ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी की हत्या नहीं थी, और इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस। शेखर गुप्ता को ये जानने की जरूरत है कि लोकतंत्र की मौत तो उसी दिन हो गई थी जब आपने वोट को सौदा बना दिया था, और इस सौदेबाजी के पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस ही थी। और ऐसा कहना कि मेरे पास प्रमाण भी हैं। 90s के दशक को अगर आप देखेंगे तो उनकी स्कीमें क्या थी, आपको समझ आ जाएगा वो देख करके कि कैसे उन्होंने मुस्लिमों को डरा करके उसे सिर्फ एक वोटिंग मशीन में तब्दील कर दिया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ एक्ट, हिंदूवादी संगठनों पर बैन लगाना, शाहबानो केस हो गया, इन नीतियों को, इन पॉलिसीज को कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक सुरक्षा के नाम पर पेश किया था, जबकि ये बहुसंख्यक हिंदू समाज के हितों की अनदेखी थी और मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की कोशिश थी। अब आते हैं द प्रिंट के शेखर गुप्ता के उस रोने पर कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है। कितना सच है कितना झूठ, उसको देखते हैं। भाजपा कोई पारंपरिक तुष्टिकरण वाली कोई ट्रेडिशनल पार्टी नहीं है। भाजपा एक प्रोफेशनल पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी है राष्ट्रवादी। वो कहते हैं नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। अब मैं आपसे ही पूछता हूं कि कितने मुस्लिम नेता सीना ठोक करके कह सकते हैं कि मेरे लिए मजहब नहीं, राष्ट्र प्रथम है? तो फिर जो नेता पार्टी के विजन से मेल ही नहीं खाता है उसे भाजपा टिकट क्यों देगी भाई? ऐसी क्या मजबूरी है उनकी? क्या राजनीति कोई खैरात बांटने का खेल है? दूसरी बात, विनेबिलिटी फैक्टर। ये तो कोई हिडन बात नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए ही लड़ा जाता है, फोटो खिंचवाने के लिए तो नहीं लड़ा जाता है। कांग्रेस भी जब टिकट बांटती होगी तो भी जीतने के लिए ही बांटती होगी। अगर किसी उम्मीदवार के जीतने के चांस ही नहीं है तो क्या पार्टी अपना टिकट और रिसोर्स बर्बाद करेंगे? कल को अगर आरफा खानम जैसे लोग गारंटी दे दें कि वो मजहब के ऊपर नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के विजन पर चलेंगी और सीट जीत करके दिखा देंगी, तो शायद उन्हें बीजेपी से टिकट मिल जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि आपका एजेंडा राष्ट्र का नहीं, आपका एजेंडा मजहब का है। यहीं पर समस्या आती है जिसे आप समझते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और तब आते हैं शेखर गुप्ता जैसों के ऑपेड्स। बीजेपी ट्रेडिशनल पार्टी नहीं है जो अपीजमेंट के लिए कैंडिडेट खड़े करे। बीजेपी है प्रोफेशनल पार्टी जिसका नेशनलिस्ट विजन है और उसकी थीम है नेशन फर्स्ट की। तो कितने मुस्लिम ऐसे हैं जो कहने को तैयार हैं कि चलो भाई, उनके लिए इस्लाम बाद में आएगा, राष्ट्र उनके लिए पहले आता है, वो राष्ट्रवादी मिजाज के लोग हैं और शरीयत वरीयत से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप कश्मीर के चुनाव को देख लीजिए, वहाँ पे भाजपा मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है, क्या होता है उनका? क्या वो जीतते हैं? वो नहीं जीतते हैं। क्यों नहीं जीतते हैं? क्योंकि वहाँ का वोटर मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि सामने भाजपा है। उनका मकसद सिर्फ भाजपा को हराना है। तो जब वहाँ का समुदाय खुद भाजपा को अछूत मानता है तो आप भाजपा से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो उन लोगों पर दांव लगाएं जो उन्हें वोट ही नहीं देना चाहते? ये प्रोफेशनल काम है ना भाई। इट यूज्ड टू बी अ साइड जॉब इन 90s। पॉलिटिकल इम्यूनिटी के लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते थे ताकि उनके धंधे चलते रहें, उन पे कोई आंच ना है।
आप उदाहरण देख लो उठा करके। लेकिन बीजेपी ने इसी सिस्टम को तोड़ा, उनके लिए पॉलिटिक्स ही प्रोफेशन है। अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसे शेखर गुप्ता या जो इकोसिस्टम है उनका, लुटियंस पत्रकार पूरी तरह से जिससे कट चुका है, वह जेन जी। शेखर गुप्ता जैसे लोग अपनी एलीट ऑफिसों में बैठ करके फैंटेसी देखते रहते हैं, जबकि जमीन पर युवा बदल चुका है। आज का युवा प्राउड नेशनलिस्ट है, उसे अपनी संस्कृति पर गर्व है। आप भजन क्लबिंग का क्रेज देख लो इस जनरेशन में, उन्हें खुद को हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं आती, जबकि कांग्रेस ये मानकर बैठी है कि आज भी वो लोग मौजूद हैं जिन्हें आप हिंदू, ब्राह्मण या बनिया कह देंगे तो उनका सर शर्म से झुक जाएगा। या अगर आप उन्हें राष्ट्रवादी कह करके लेबल करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो अपमानित महसूस करेंगे। ऐसा अब नहीं है। एक टाइम था जब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के नाम पर आंख बंद करके वोट पड़ते थे, लेकिन आज आप बंगाल में नक्सलबाड़ी कम्युनिस्टों को देख लो। आज नक्सलबाड़ी भी आतंक से आजाद हो चुका है। आज हर युवा के हाथ में मोबाइल है, वो हर इंफॉर्मेशन का पहले अपने स्तर पे फैक्ट चेक करता है। फैक्ट चेक से ही ट्रस्ट बनता है, यानी फैक्ट चेक नहीं हो रहा है तो ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है। ये वो दौर तो है नहीं जब नेहरू और इंदिरा गांधी दिल्ली से भाषण दे देते थे कि भाइयों बहनों गरीबी आपका हमारा नसीब है, और लोग ये मान भी लेते थे और फिर भी कहते थे इन दोनों के बराबर तो कोई लीडर ही नहीं हुआ। आज का जेन जी एनलाइटेंड है, वो वेस्ट के जैसा भी नहीं है कि मौज मस्ती के लिए ही गवर्नमेंट हाईजैक करने की योजना में शामिल हो जाए। उन्होंने देखा है कि बाकी देशों में क्या हुआ है, जेन जी की गलती से सबक लिया कि वो लोग इस मस्ती के चक्कर में गड्ढे में जा रहे हैं। तभी वहां का जेन जी के नाम पर कोई प्रोटेस्ट यहाँ कामयाब नहीं हुआ इतने टाइम से, जबकि प्रयास तमाम हुए राज्य में, देश भर में। आज का युवा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे पता है कि इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होती है, उसे समझ है कि मुफ्त की रेवड़ियां हो या अपीसमेंट पॉलिटिक्स, ये देश को गर्त में ही ले जाएंगी, और ये बिजनेस या इकोनॉमी के लिए भी अच्छा कल्चर नहीं होता है। इसलिए ये विक्टिम कार्ड वाला आर्टिकल पूरी तरह से वाहियात है, कूड़ा करकट है। शेखर गुप्ता या आरफा जैसों की तकलीफ ये है कि भाजपा ने वो कोड क्रैक कर लिया है जिससे कांग्रेस इकोसिस्टम वाली गैंग लोकतंत्र को हाईजैक करके बैठी थी। इसे गणित मानकर कुछ साल तक कांग्रेस ने राज किया भी, लेकिन अब वो गणित फेल हो गई है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने वो डिकोड कर लिया ताकि डेमोक्रेसी को हाईजैक करने से बचाने के लिए उसे सुरक्षित किया जा सके। आपने वोट काउंट करने की राजनीति की, भाजपा ने नेशन फर्स्ट की राजनीति। भाजपा ने जो किया है वो लोकतंत्र को खत्म करना नहीं है, बल्कि उस ब्लैकमेलिंग से बचाना है जो दशकों से चलती आ रही थी। आपका आर्टिकल लोकतंत्र की चिंता में नहीं है, अपनी डूबती हुई दुकान की चिंता में लिखा गया है, उस इकोसिस्टम की चिंता में लिखा गया है जो आखिरी सांसें ले रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप शेखर गुप्ता की बात से सहमत हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आशीष, आप देख रहा हूँ ऑफ इंडिया। धन्यवाद।